Hello students, welcome to the channel. Class 12th Chemistry Solution Chapter Continue. हेनरीज लॉ। हमने लास्ट लेक्चर में हेनरीज लॉ पढ़ी थी। हेनरीज लॉ में हमने उनके स्टेटमेंट्स और उनके डिपेंडेंसी के बारे में पढ़ा था कि कैसे जो हेनरी कांस्टेंट है वो डिपेंड करता है। तो लास्टली हमने जो निकाला था वो ये था जो हमारा KH होगा वो नेचर ऑफ गैस पे और नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। अगर आप लोगों को ध्यान नहीं है तो आप लास्ट लेक्चर चेक कर सकते हैं, तो उससे आपको आइडिया होगा कि हमें KH की डिपेंडेंसी के बारे में पढ़ रहे थे हम। वैसे जब हमने हेनरीज लॉ पढ़ा तो था हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेज ऑन लिक्विड सरफेस इज इक्वल्स टू KH, जो कि हमारा हेनरीज कांस्टेंट है, इनटू x मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। तो देखिए आगे हमने अभी ये पढ़ना है कि जो KH की वैल्यू होती है वो डिफरेंट गैसेस की डिफरेंट होती है। यहाँ पे देखिए मैंने फर्स्टली लिखा है KH फॉर डिफरेंट गैसेस इन वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, यानी कि यहाँ पे हमने क्या लिया, एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड सेम सॉल्वेंट, यानी कि हमारा जो वाटर एज ए सॉल्वेंट ले रखा है हमने, तो हमारी जो अलग अलग गैसेज हैं उनके लिए KH की वैल्यूज़ क्या होंगी। तो जस्ट देखिए हमने अप्रोक्स वैल्यूज़ लिखी हैं, ये KH की किलो बार में लिखी है, और गैसेज इधर की हीलियम की 140 होगी, H2 हाइड्रोजन गैस की 75 होगी, आपकी जो ऑक्सीजन है उसकी 35 होगी। तो इस तरीके से हमने अप्रोक्स वैल्यूज़ लिखी हैं KH की यहाँ पे। तो देखिए अगर हम इनकी सोल्यूबिलिटी की बात करें KH की वैल्यू से, तो वो कैसे डिपेंड करेंगे अभी हम वही पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ के आए हैं, देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड इज इक्वल्स टू P अपॉन KH। P क्या है, हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ऑन लिक्विड सरफेस, और KH है हमारा हेनरी कांस्टेंट। तो यहाँ पे देखिए अगर KH की वैल्यू बढ़ेगी तो ऑब्वियसली मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड क्या होगा, डिक्रीज होगा। और अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसेस डिक्रीज होगा लिक्विड के अंदर तो सोल्यूबिलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे देखिए जिसकी KH की वैल्यू सबसे ज़्यादा है सोल्यूबिलिटी क्या होगी, जितनी ज़्यादा KH की वैल्यू सोल्यूबिलिटी उतनी ही कम, यानी कि जो हीलियम गैस होगी लगभग वाटर की बात करें तो उसमें क्या होगी, इनसोल्यूबल होगी। इसके बाद आती है हाइड्रोजन की बात। हाइड्रोजन की जो KH की वैल्यू है वो 75 है, तो जितनी ज़्यादा KH की वैल्यू उतनी ही सोल्यूबिलिटी उतनी ही कम, यानी कि 140 के कंपैरिजन में क्या है, कम है, तो ये कैसी होगी, सोल्यूबल होगी। नेक्स्ट गैस में देखिए हमने 35, ऑक्सीजन की कितनी होती है 35 कम है, तो KH की वैल्यू अगर कम है सोल्यूबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो ये क्या होती है, सोल्यूबल होती है। फिर हम ये बोल सकते हैं ये कैसी होती है, हाईली सोल्यूबल होती है। ऐसी और भी गैसेस हैं जिनकी KH की वैल्यू हो सकता है और भी ज़्यादा कम हो, तो उनकी सोल्यूबिलिटी ऑक्सीजन से भी बहुत ज़्यादा होगी। तो ये सारा कुछ डिपेंड कर रहा है KH की वैल्यू पे कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर इन सेम सॉल्वेंट जो KH की वैल्यूज़ हैं गैसेस की, वो सोल्यूबिलिटी उन पे कैसे डिपेंड करती है। तो देखिए इनके अकॉर्डिंग यही है कि जो KH की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी सोल्यूबिलिटी उतनी ही कम होगी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड इन सेम सॉल्वेंट। ये तो हो गई आपके KH की वैल्यू की डिपेंडेंसी। अभी है कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ता है, मतलब टेम्परेचर के साथ सोल्यूबिलिटी कैसे वरी करती है। हाउ डज KH डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। तो देखिए जनरली टेम्परेचर इंक्रीज होता है KH भी इंक्रीज होगा, और जो आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसेज इन लिक्विड है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसेज इन लिक्विड डिक्रीज होगा तो सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेज भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। यही कारण होता है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो कंफर्टेबल होते हैं कोल्ड वाटर में। देखिए अगर कोल्ड वाटर होगा वहाँ पे, यानी कि वहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, डाउन होगा, कम होगा। अगर टेम्परेचर कम होगा तो KH की वैल्यू कम होगी, KH की वैल्यू कम होगी तो हमारा जो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसेज इन लिक्विड होगा वो ज़्यादा होगा, और सोल्यूबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर सोल्यूबिलिटी ज़्यादा होगी वाटर के अंदर तो जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको प्रॉपर रूप से ऑक्सीजन मिलेगी, अगर ऑक्सीजन की सोल्यूबिलिटी ज़्यादा होगी वाटर के अंदर। तो यही कारण होता है कि जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो कंफर्टेबल होते हैं कोल्ड वाटर में कंपेयर टू हॉट वाटर। ये तो थी डिपेंडेंसी टेम्परेचर की, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है सोल्यूबिलिटी। फर्स्ट में हमने KH वैल्यू के अकॉर्डिंग देखा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और अगर कांस्टेंट टेम्परेचर ना लें यानी कि टेम्परेचर को चेंज करके लें तो हमने देखा कि KH की वैल्यू कैसे डिफर करती है, सोल्यूबिलिटी जो है गैसेज की वो कैसे डिफर करती है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हेनरीज लॉ पे। KH for CO2 is 298 Kelvin is 1.6 into 10 raised to power 8 Pascal. Calculate mass of CO2 dissolved in 100 ml of soda at 2.5 atm CO2 pressure at 298 Kelvin. यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो देखिए इसमें KH की वैल्यू दे रखी है CO2 की पास्कल में। इसको फर्स्टली हम
एटीएम में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ देखिए एटीएम में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1.013 इंटू 10⁵ से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है मास ऑफ CO2 कि CO2 का मास कितना है। तो हम वही हेनरीज लॉ का कंसेप्ट लगाएंगे, P पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल्स टू KH इंटू गैस इन लिक्विड। तो यहाँ पे देखिए हम पार्शियल प्रेशर लेंगे गैस का, कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इसको चेंज करेंगे पास्कल में, 2.5 ATM को यहाँ पे देखिए 1 ATM इज इक्वल्स टू 1.031 इंटू 10⁵ पास्कल था। यानी कि यहाँ पे हम अपना जो भी क्राइटेरिया है प्रेशर का जो एटीएम में दिया हुआ है उसको हम पास्कल में चेंज करेंगे। पास्कल में चेंज करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस दे रखा है इंटू KH की वैल्यू गिवन है 1.6 इंटू 10⁸। इसके बाद देखिए यहाँ पे x इंटू, ये आपका इंटू का साइन, इंटू x क्या है हमारा, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इज इक्वल्स टू क्या होगा, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन टोटल मोल्स। टोटल मोल्स किस किस के, CO2 के और सोलवेंट के, जो हमारा वाटर लिया हुआ है यहाँ पे। यहाँ देखिए NCO2, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, सिर्फ मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिखा है NCO2 अपॉन N टोटल, जो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 होगा, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा 1/7 इंटू 10⁻², जो कि बहुत ही छोटी वैल्यू है, बहुत ही स्मॉल वैल्यू है। यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि जो अगर हमारे मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इतना छोटा है, मतलब उसके जो वैल्यू है वो इतनी छोटी है, इसका मतलब क्या है कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 है वो बहुत ही कम है, किसके कंपैरिजन में, पूरे वाटर के, यानी कि टोटल बोले या तो सॉल्वेंट या सॉल्यूशन के कंपैरिजन में जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 है वो बहुत ही कम है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 यहाँ से नेग्लेक्ट कर देंगे और सीधा क्या लेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि क्या किसके बराबर होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर के बराबर। ये देखिए NCO2 अपॉन N वाटर इज इक्वल्स टू 1/7 इंटू 10⁻²। यहाँ देखिए आपको समझ आया, मैंने न्यूमेरिकल में क्या सिंपल फॉर्मूला लगाया, ये आपके NCERT का क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं खुद से भी। यहाँ देखिए इसमें सिंपल आपने पहले हेनरीज लॉ का कंसेप्ट लगाना है, P इज इक्वल्स टू KH इंटू X, जो कि हमारा क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है। यहाँ पे देखिए वैल्यूज पुट करी मैंने, यहाँ पे x हमें कैलकुलेट करना है तो हम इसको चेंज करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपन टोटल मोल्स में। यहाँ पे देखिए जो मोल फ्रैक्शन ऑफ x है, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ जो CO2 है उसका जो वैल्यू आ रही है वो बहुत ही कम है। इसकी वैल्यू कम होने के कारण हमने क्या किया, यहाँ से इसको नेग्लेक्ट किया, नेग्लेक्ट करके हमने सीधा क्या लिखा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। इसके बाद देखिए NCO2 अपॉन N वाटर, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 1/7 इंटू 10⁻²। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे CO2 का, यहाँ पे गिवन मास अपॉन मोलिक्यूलर मास। नीचे देखिए वाटर का कैसे निकालेंगे, वाटर का हमें गिवन है 500 ml सोडा में जो है वो दे रखा है, तो यहाँ पे हम इसकी डेंसिटी 1 मानेंगे, डेंसिटी 1 मान के यहाँ पे इसका मास कितना आ जाएगा, 500 ग्राम यहाँ से लेंगे। तो देखिए मान के चलेंगे क्योंकि CO2 के हम देख चुके हैं कि जो मोल फ्रैक्शन है वही बहुत कम है, तो उसकी अमाउंट भी बहुत कम होगी एक्चुअली। तो सारा कुछ किस पे डिपेंड करेगा, आपके सोलवेंट पे डिपेंड करेगा। तो देखिए यहाँ पे 500/18 जो कि वाटर का क्या है, मोलिकुलर मास है। आगे इसको सोल्व करेंगे, x की वैल्यू हमें निकालना है कि कितना मास है CO2 का, तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि हमें क्या मिलेगा यहाँ से, मास ऑफ CO2 कि मास ऑफ CO2 कितना है। तो इस तरीके से हम न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। सिर्फ एक फॉर्मूला बेस्ड आपके न्यूमेरिकल आएंगे, आपको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। जो आपका हेनरीज लॉ का कंसेप्ट दिया हुआ है उस पर फॉर्मूला जो है P इज इक्वल्स टू KH इंटू X, तो उसको अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे तो आप सारे न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं। अभी देखिए रियल लाइफ एग्जांपल्स, हेनरीज लॉ पे रियल लाइफ हमारी कैसे रिलेट करती है हेनरीज लॉ से। सबसे पहला एग्जांपल है सोडा बोतल फिजीज व्हेन ओपन। जब भी हम सोडा बोतल या कोल्ड ड्रिंक की बोतल को ओपन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि पॉप का साउंड, ऐसा हम पढ़ते आए हैं बचपन से कि वो साउंड क्यों निकलता है, क्योंकि उसमें से CO2 निकलती है। लेकिन CO2 क्यों निकलती है, देखिए जब भी हम कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल के बारे में पढ़ते हैं, मतलब उनको जब पैक किया जाता है तो उनको हाई प्रेशर में पैक किया जाता है CO2 को। तो जब
उसका जो प्रेशर होता है वो 3 और 4 ATM रखा जाता है जब उसको पैक किया जाता है हाई प्रेशर पे। तो लेकिन जब उसको हम खोलते हैं यानी कि ओपन करते हैं, तो ओपन करते टाइम क्या होता है, वो जो प्रेशर होता है बोतल का, जिस प्रेशर पे उसको पैक किया गया था कोल्ड ड्रिंक को, वो डाउन चला जाता है। यानी कि वो जैसे ही वो फॉल करेगा हमारे नॉर्मल टेम्परेचर यानी कि 1 ATM के बराबर आएगा, तो वहाँ पे क्या होगा, सोलिबिलिटी CO2 की बहुत ही डिक्रीज हो जाएगी। और सोलिबिलिटी जैसे ही डिक्रीज होगी, पार्शियल प्रेशर जैसे ही डिक्रीज होगा, सोलिबिलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और जैसे ही डिक्रीज होगी वो क्या करेगी, पॉप के साउंड से बाहर आएगी लिक्विड के अंदर से। तो इस तरीके से जो सोडा बोतल आवाज़ करती है, फिजिज व्हेन ओपन, ये जो एग्जांपल है ये हेनरीज लॉ का ही है। सेकंड जो है वो एनोक्सिया, क्या है, एक मेंटल कन्फ्यूज़न होता है, साथ में टायर्डनेस होती है। जब भी हम किसी हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, जैसे लिखा हुआ है हाई एल्टीट्यूड प्रेशर फॉल्स, प्रेशर क्या हो जाता है वहाँ पे, डाउन हो जाता है। प्रेशर डाउन होने के कारण सोलिबिलिटी ऑफ गैसेज भी क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। और सोलिबिलिटी गैसेज डाउन होने के कारण हमारे ब्लड में O2 की जो डिजोल्वनेस है वो कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, इतनी कम हो जाती है कि हमें प्रॉपर रूप से मिल भी नहीं पाती ब्रीदिंग के लिए। तो इस तरीके से हमें बहुत ही टायर्डनेस फील होती है, साथ में कुछ मेंटल कन्फ्यूजन्स भी क्रिएट हो जाते हैं। ये एक मेंटल कंडीशन है। तो इस तरीके से ये भी सारा किस पे डिपेंड है, हेनरीज लॉ पे। थर्ड देखिए, डीप सी डाइवर्स सिलेंडर डाइल्यूटेड विद हीलियम, ये क्या करते हैं, अपने सिलेंडर को, जो इनका ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसको डाइल्यूट कर लेते हैं हीलियम के साथ। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए जब भी पानी के नीचे जाते हैं डाइवर्स, तो वहाँ पे जो प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। प्रेशर ज़्यादा होगा तो सोलिबिलिटी भी ज़्यादा होगी, और सोलिबिलिटी ज़्यादा होगी तो डिजोल्वनेस होगी जो डिजोल्वनेस होगी जो O2 की ब्लड के अंदर, वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। डिजोल्वनेस ज़्यादा होने के कारण, देखो कम और ज़्यादा दोनों के कारण ही कुछ मेंटल कन्फ्यूजन्स होते हैं। साथ में अगर हम बाहर, उसके बाद अगर डाइवर बाहर आ रहा है पानी से, उस टाइम उसके ब्लड में जो डिजोल्वनेस होगी O2 की बहुत ज़्यादा होगी, प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होगा। तो एकदम से जब लो प्रेशर में आएगा तो वहाँ पे सोलिबिलिटी क्या हो जाती है, O2 की डिक्रीज हो जाती है, और वहाँ पे बैंड्स पड़ जाते हैं जो आपकी वेन्स होती हैं उनमें। तो इस तरीके से कुछ मेंटल कंडीशंस उनको फेस करनी पड़ती हैं। तो ये सारा कंसेप्ट हेनरीज लॉ पे डिपेंड है। तो देखिए अभी हमारा हेनरीज लॉ का जो कंसेप्ट है वो ख़त्म हो गया है। जो एग्जांपल्स हैं वो आप सोल्व कर सकते हैं, कुछ एग्जांपल मैंने भी कराए हैं, सिंपली एक फॉर्मूला बेस्ड है। आप गिवन इन्फॉर्मेशन पे ध्यान दीजिए कि आपको दिया हुआ क्या है क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल में, तो आप ऑटोमेटिकली उसको सोल्व कर पाएंगे। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर के रिगार्डिंग या फिर प्रीवियस लेक्चर के रिगार्डिंग आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपकी डाउट्स, आपके प्रॉब्लम्स क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।